फाइनली चंद्रयान 3 मून पर सक्सेसफुली लैंड हो चुका है और चांद की धरती पर प्रज्ञान रोवर चलने भी लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसरो ने चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को लैंड कराकर इतिहास बना दिया है और ये उन सारे देशों के मुंह पर तमाचा है जो देश इंडिया के स्पेस मिशन को देखकर पहले हंसा करते थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि जब मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च हुआ था तो न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ इस तरह की न्यूज छपी थी जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि इस कार्टून में एक किसान गाय के साथ एक कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। वहाँ लिखा है एलिट स्पेस क्लब। कमरे के अंदर 2 लोग सूट पहने बैठे हैं और कार्टून के कैप्शन में लिखा था भारत का किफायती मंगल मिशन एलिट स्पेस क्लब के दरवाजे पर दस्तक देता हुआ। दुनिया का बाय चौथा मुल्क है भारत। आपको लग रहा होगा कि कब नील आर्मस्ट्रांग गए तो उसके बाद तो पता नहीं कौन कौन जा चुका होगा। नहीं, अमेरिका, रूस, चीन इससे पहले जा चुके हैं और अब इंडिया क्या है। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत 1920 के समय से ही हो गई थी, जब वैज्ञानिक एस.के. मित्रा ने कोलकाता शहर में ग्राउंड बेस्ड रेडियो सिस्टम को लागू किया और आयनमंडल की ध्वनि के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। बाद में देश के और जाने माने वैज्ञानिक भी आ गए आए, जिसमें सी.वी. रमन और मेघनाथ साह थे। इन दोनों का भी वैज्ञानिक सिद्धांतों को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान था। कुछ समय बाद लगभग 1945 के बाद एक ऐसा समय आया था जब भारत धीरे धीरे विकास करने लगा था। ठीक उसी समय स्पेस रिसर्च को लेकर भी कई सारे डेवलपमेंट किए जाने लगे। 1945 में 2 महान वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले अपनी सोच और समझ से इसरो के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान दिया। उन दोनों वैज्ञानिकों का नाम होमी भाभा और विक्रम साराभाई था। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करके स्पेस रिसर्च का निर्माण किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कॉस्मिक किरणों पर स्टडी की। उन दोनों में कुछ ऐसी लगन थी कि जिस वजह से उन्होंने कई सारी खोज की और कई चीजों का निर्माण भी किया। उन्होंने बाद में इंडियन गवर्नमेंट को भी स्पेस रिसर्च में आगे बढ़ाने को कहा, लेकिन भारत की जनता को स्पेस और स्पेस की चीजों पर विश्वास दिलाना इतना आसान नहीं था। लेकिन 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया को ये विश्वास हो गया और लोग इन चीजों पर विश्वास भी करने लगे। और इसके बाद 1962 में भारत ने इंडियन नेशनल रिसर्च सोसाइटी बनाने का फैसला किया। तब विक्रम साराभाई के साथ मिलकर इंडियन नेशनल रिसर्च सोसाइटी ने एटमॉस्फेयर की रिसर्च के लिए रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया, जिसकी स्थापना तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में की गई। इसके बाद साल 1969 में इंडियन नेशनल रिसर्च सोसाइटी को इसरो का नाम दे दिया गया। भारत सरकार को और भारत के लोगों को स्पेस रिसर्च के बारे में बताने में विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा हाथ रहा, इसलिए विक्रम साराभाई को इसरो का जनक भी माना जाता है। इसरो की स्थापना कैसे हुई वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब आप ये जान ले कि भारत की फर्स्ट सैटेलाइट कैसे लॉन्च हुई थी और कैसे बनाई गई थी। भारत की फर्स्ट सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट और आर्यभट्ट की शुरुआत होती है 1968 से, जब विक्रम साराभाई अपने एक स्टूडेंट U.R. राव से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि वे भारत में सैटेलाइट बनाने में एक प्लान को तैयार करें। और कुछ ही दिनों बाद राव प्लान लेकर विक्रम साराभाई से मिलते हैं। विक्रम साराभाई ने कहा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस प्रोग्राम को लीड तुम ही करोगे। पहले तो राव ने मना कर दिया, लेकिन विक्रम साराभाई के कहने पर वे बाद में मान जाते हैं। 1969 में प्रोग्राम की लीडरशिप लेने के बाद राव ने 20 इंजीनियर्स की एक टीम को इकट्ठा किया। उनका पहला काम था सैटेलाइट का डिजाइन तैयार करना। राव की टीम ने डिसाइड किया कि वो 100 किलोग्राम की सैटेलाइट बनाएंगे और उसे अमेरिकी रॉकेट की मदद से लॉन्च करेंगे। राव की टीम सैटेलाइट बनाने की तैयारी में लग जाती है। इस बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास मॉस्को में एक मैसेज पहुंचता है। उसमें लिखा था कि सोवियत यूनियन सैटेलाइट लॉन्च में भारत की मदद करना चाहता है। विक्रम साराभाई को भी जब ये पता चला तो वे भी राजी हो गए। इसके 1 महीने बाद भारतीय वैज्ञानिकों और सोवियत यूनियन के निकोलाई के बीच मीटिंग हुई। प्लान सुनने के बाद निकोलाई सैटेलाइट लॉन्च के लिए सोवियत व्हीकल के इस्तेमाल के लिए राजी हो गए। उन्होंने यह तक कहा कि सैटेलाइट बनाने में सोवियत वैज्ञानिक भारत की मदद करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। राव ने पूछा कौन सी शर्त, तो निकोलाई ने जवाब दिया भारत की सैटेलाइट चीन से बाहर में ज्यादा होनी चाहिए, बस। निकोलाई ने यह अजीब सी शर्त क्यों रखी, ये समझने के लिए तब के सोवियत चीन के रिश्तों को समझना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद माओ ने चीन पर कब्जा कर कम्युनिस्ट शासन की नींव रखी।
सोवियत संघ इस मामले में पुराना खिलाड़ी था और माओ और स्टालिन के काम करने का तरीका भी काफी सिमिलर था। लेकिन स्टालिन की मृत्यु के बाद यूएसएसआर का रास्ता थोड़ा बदल गया। कोल्ड वॉर अब भी जारी थी, लेकिन सोवियत संघ स्टालिन के पर्सनैलिटी कल्ट वाले रूल से अलग राह पर चल पड़ा था। वेस्ट के साथ एक पीसफुल को एक्सिस्टेंस की बात होने लगी थी। माओ को ये हरगिज मंजूर नहीं था। उनके हिसाब से ये कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ धोखा था और इसी के चलते 1960 में सोवियत संघ और चीन के रिश्तों में दरार पड़ गई, जिसे साइनो सोवियत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। लेकिन 24 अप्रैल 1970 को चीन ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया और इसी के साथ वो उपग्रह लॉन्च करने वाला 5वां देश बन गया। इससे पहले सोवियत यूनियन, अमेरिका, जापान और फ्रांस अपने सैटेलाइट लॉन्च कर चुके थे। चीन के लिए सबसे शान की बात यह थी कि सभी देशों में उनका सैटेलाइट सबसे भारी था, लगभग 173 किलो। ये सोवियत सैटेलाइट स्पुतनिक से वजन में 2 गुना था। इसलिए सोवियत यूनियन ने जब मदद दी तो साथ में ये शर्त भी रख दी कि भारत की सैटेलाइट चीन की सैटेलाइट से भारी होनी चाहिए। विक्रम साराभाई और राव के लिए ये एक नया चैलेंज था। अब तक वो मानकर चल रहे थे कि 100 किलो का सैटेलाइट बनाएंगे। अब सोवियत यूनियन के हाँ भरते ही राव और उनकी टीम काम में लग गई। उन्होंने 350 किलो के सैटेलाइट का एक डिजाइन बनाया जो चीन के उपग्रह से भार में 2 गुना था और अगस्त 1971 में दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी हो गई। लेकिन सोवियत के वैज्ञानिक भारत का एक दौरा करना चाहते थे ताकि ये देख सके कि भारत में फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये हो पाता इससे पहले ही मिशन को एक बहुत बड़ा झटका लगा। दिसंबर 1971 में विक्रम साराभाई की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। साराभाई की मृत्यु के बाद MGK मेनन को इसरो का चीफ बनाया गया और 1972 में सतीश धवन ने इसरो की जिम्मेदारी संभाली और 1974 में सैटेलाइट लॉन्च की तारीख को आगे बढ़ाकर अप्रैल 1975 तक कर दिया गया। 1972 से 1975 के बीच में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिनको अगर मैं कवर करूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद 1975 में सैटेलाइट बनकर तैयार हो चुकी थी। तब टीम को एहसास हुआ कि उसका नाम तो रखा ही नहीं। फिर बाद में 3 नाम सोचे गए जिनको इंदिरा गांधी को बताया गया। मैत्री, भारत और सोवियत संघ की दोस्ती, आर्यभट्ट, भारतीय इतिहास के महान गणितज्ञ, और जवाहर, भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर। सबको लगा था इंदिरा गांधी जवाहर नाम चुनेगी, लेकिन उन्होंने आर्यभट्ट नाम चुना और इसके बाद लॉन्च की तारीख रखी गई 19 अप्रैल 1975 और फाइनली आर्यभट्ट को उसी दिन लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च के 12 मिनट बाद रॉकेट अपनी यात्रा की लास्ट स्टेज शुरू करता है और कुछ देर में धरती से 600 किलोमीटर ऊपर कक्षा में आर्यभट्ट को स्थापित कर देता है। जैसे ही आर्यभट्ट से पहला सिग्नल मिलता है, राव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी टीम के सभी लोगों से गले मिलकर बधाई देते हैं। भारत स्पेस में पहला कदम रख चुका था। हालांकि आर्यभट्ट केवल 4 दिन तक सिग्नल भेज पाया और उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। लेकिन ये फेलियर नहीं था, एक लंबी सक्सेस की शुरुआत थी जिसे अंजाम दिया था उन हजारों वैज्ञानिकों ने जिनका नाम शायद हम न जानते हो, लेकिन उनकी मेहनत का फायदा जरूर उठा रहे हैं। देखो, आर्यभट्ट की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में कवर किया है। अब आगे बढ़ते हैं। 1980 से 2006 के बीच में बहुत सारे मिशन हुए, लेकिन फिर सबसे बड़ा मिशन आता है 2008 में, चंद्रयान 1, जिसने फिर से दुनिया को हैरान करके रख दिया। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया और अपने लॉन्च के 17 दिनों के बाद ये सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में एंटर हो गया। इस मिशन को पूरा करने में 400 करोड़ रुपए लगे थे। यह मिशन भारत के स्पेस प्रोग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था। रिमोट सेंसिंग लूनार सैटेलाइट, जिसका वजन लॉन्च के समय 1380 किलो था, ये अपने साथ हाई रेजोल्यूशन उपकरण लेके गया था। मून इम्पैक्टर प्रोब 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान के ऑर्बिट से अलग हो गया, जिसके बाद चांद पर पानी को लेकर टेस्ट किए गए और चंद्रयान 1 ने रिमोट सेंसिंग के जरिए कई इमेजेस भेजे। इसरो ने इन इमेजेस के जरिए ये बताया कि भारत ने चांद पर पानी की खोज की है। बाद में चंद्रयान मिशन के दौरान जो डेटा भेजे गए थे उसका अध्ययन करने के बाद अमेरिका की नासा ने भी इसकी जांच की और भारत के क्लेम को सही माना। इसरो ने क्लेम किया था कि चांद पर पानी झरने, तालाब या बूंदों के रूप में नहीं, बल्कि चट्टानों की सतह के नीचे मौजूद है। यह एक बहुत ही बड़ी खोज थी उस वक्त, लेकिन यह खोज कभी सफल होती ही नहीं। वो क्यों, चलिए जानते हैं। भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले सर APJ अब्दुल कलाम की कोशिशों के बाद ही चंद्रयान 1 ने पानी खोजा था। जब APJ अब्दुल कलाम सर ने मिशन से पहले वैज्ञानिकों से मुलाकात की थी, तब उन्होंने सवाल किया था कि आप चांद पर जाकर क्या साबित करेंगे। तब वैज्ञानिकों ने चांद के सरफेस की तस्वीरें लेने की बात कही थी। इस पर उन्होंने कहा था कि आप मिशन में ऐसी चीजें जोड़ें जो चांद की सतह तक जाए और कुछ बड़ा हासिल करें। इसी के बाद भारत ने चंद्रयान के जरिए चांद पर पानी को ढूंढा और एक इतिहास रच दिया।